तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। बहुत दिनों बाद हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो बच्चे क्लास नाइन्थ की तैयारी कर रहे हैं, जो कि क्लास नाइन्थ में है अभी, उनके लिए लीनियर मोशन, रेखीय गति। ये उनकी फिजिक्स का पहला चैप्टर है। आइए आज के इस क्लास में हम लोग रेखीय गति को विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि रेखीय गति होता क्या है, यानी लीनियर मोशन क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि आपको अपने सिलेबस में पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है। देख, है ना। तो केवल वेलोसिटी ही नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पर स्पीड भी पढ़ना है। स्पीड जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है ना। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको और जो पढ़ना है वो पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। और क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये आपका सिलेबस है जितना कि आपको पढ़ना है। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए सबसे पहले हमने आपको सिलेबस बता दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आप जो भी देख पा रहे हो कि ये लड़की जो है गुलाटी मार रही है, ये भी एक मोशन है। ये लड़का जो है स्केटबोर्ड पे चल रहा है, ये भी एक मोशन है। ये बर्ड उड़ रही है, ये भी एक मोशन है। तो मोशन हमारे कई तरह के हो सकते हैं। गाड़ी के पहिए गोल गोल घूमते हैं, इस तरीके से गोल गोल आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं घूमते हुए। ठीक है ना। पहिया क्या करता है, इस तरीके से रोल होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, वो भी एक मोशन है। आपके घर में लगा हुआ पंखा मूव करता है, वो भी एक मोशन है। ठीक है बच्चों, आपने कहा है सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि मोशन होता क्या है, व्हाट इज मोशन। तो इट्स डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, समय और सराउंडिंग, मतलब इर्द गिर्द की जो भी चीज़ें हैं उनके सापेक्ष अगर उसकी स्थिति बदल रही है, मतलब कि वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोशन का मतलब गति की अवस्था में है। ठीक है, आपने कहा है सर, समझ में आ गया। तो ये आपको नोट कर लेना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा है समय और सराउंडिंग के सापेक्ष, तो उसे हम मोशन में कहेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो यहाँ पर कि ये कार ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना, कार क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है एक रास्ते पर। तो इसके रिस्पेक्ट में जो इर्द गिर्द की चीज़ें, उनके रिस्पेक्ट में इसकी स्थिति बदल रही है, तो ये गति की अवस्था में है। दूसरा आपको समझना है व्हाट इज रेस्ट, कि रेस्ट क्या है। रेस्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, रेस्ट को हम लोग हिंदी में विराम कहते हैं। कि विराम क्या है, तो इसका मतलब कि व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट पोजीशन, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। समझो, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। कहने का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा हो, समय और सराउंडिंग, उसके इर्द गिर्द में जो कुछ भी चीज़ है उसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होगा, रेस्ट में होगा। जैसे कि ये बाबू साहब, ये हमारा कलुआ है। ये हमारा कौन है, ये हमारा कलुआ है। अरे नाम इसका कलुआ है, ये कलुआ थोड़ी है, रंग से कलुआ नहीं है ये, केवल इसका नाम कलुआ है। ठीक है ना। तो कलुआ अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो रूम में जो कुछ भी चीज़ रखी हुई है, उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी चीज़ है, उसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। ठीक है। ऐसे ही अगर ये भाई साहब कहीं पर खड़े हैं, ठीक है, कहीं पर आराम से खड़े इंतजार कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो ये भी रेस्ट में है। ठीक है, आपने कहा यस सर। अब एक बात आपको समझना होगा कि रेस्ट और मोशन जो होता है ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। रेस्ट एंड मोशन, समझो आप, रेस्ट एंड मोशन जो होता है ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म, नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है। ठीक है ना। रेस्ट एंड मोशन क्या है, आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। ठीक है, तो क्या है ये रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। समझो आप यूं कि अगर जैसे मान लेते हैं यहीं पर हम मान लेते हैं, समझो यहीं पर, ठीक है, कि ये कोई व्यक्ति है, ये खड़ा है, ये क्या कर रहा है, ये एक जगह खड़ा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है, समझो आप। ठीक है ना, ये खड़ा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है, ये मोशन कर रहा है।
ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। तो जब ये गति कर रहा है तो इसकी पोजीशन अभी ये यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पर होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पर होगा। यानी जब ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये इसकी पोजीशन बदल रही है। तो इसको क्या दिखेगा, इसको दिख रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु इसकी तरफ आ रही है, लेकिन वस्तु के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसकी और इस दोनों के बीच में जो दूरी है वो कम हो रही है। तो इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये भी मोशन में है, ये रेस्ट में नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर देख रहा है, ठीक है, दूसरा कोई व्यक्ति मान लो ये भी देख रहा है, ऐसे समझो, या ये कह लो कि दो गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी ये है और ये भी कोई गाड़ी है, ऐसे मान लो कि ये भी कोई गाड़ी है और ये भी कोई गाड़ी है, ठीक है, समझो। और दोनों गाड़ी सेम स्पीड से सेम रास्ते पर ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, बराबर दूरी पर, एक दूसरे के बीच की ये दूरी बराबर है। तो अगर इसमें कोई इंसान बैठा है और इसमें कोई इंसान बैठा है तो इनकी आपस में पोजीशन नहीं बदलेगी, क्योंकि जब दोनों गाड़ी हैं तब भी ये दोनों व्यक्ति इतने दूर हैं, और जब गाड़ी यहाँ आ गई तो इसमें बैठा व्यक्ति यहाँ पर है और इसमें बैठा व्यक्ति यहाँ पर है, तो इनके बीच की दूरी नहीं बदल रही है समय के सापेक्ष, ठीक है। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो दूरी बराबर है। तो ये आपस में इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में दोनों ही ऑब्जेक्ट गति कर रहे हैं, जबकि ये दोनों गाड़ियाँ, गाड़ी 1 और गाड़ी 2 में बैठे व्यक्ति एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दूसरे के सापेक्ष विराम की अवस्था में हैं। इसलिए कहा जाता है कि रेस्ट और मोशन जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। बात समझ आ गई? आपने कहा यस सर। तो आपको याद रखना है ये बात कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको गति की अवस्था में दिख रही है वो दूसरे के सापेक्ष भी गति की अवस्था में हो, या जो वस्तु आपके रिस्पेक्ट में आपके सापेक्ष विराम की अवस्था में है वो किसी दूसरे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में भी विराम की अवस्था में हो, ऐसा कोई ज़रूरी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। दोनों ही टर्म्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोशन में जो आपको पढ़ना है, दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ABCDE ये 4 अलग अलग पोजीशन है कार की। यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि अगर दोनों कार के बीच की डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, ये दोनों कार के बीच की डिस्टेंस कितना है बेटा, 10 मीटर है, ठीक है ना, कितना है आपको समझना है, 10 मीटर है, ठीक। अब मान लो A से B तक गया, 2 सेकेंड लिया, ठीक, B से C तक गया, 2 सेकेंड लिया, C से D तक गया, 2 सेकेंड लिया, D से E तक गया, 2 सेकेंड लिया। यानी समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में इसे हम लोग एक समान गति कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इसे हम एक समान गति कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? आपने कहा बिल्कुल सर समझ में आ गया। ऐसे ही हमारा होता है असमान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं, असमान गति, ठीक है। यह असमान गति है। असमान गति का मतलब क्या हुआ, असमान गति का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान लिया कि 10 मीटर है, वहीं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लिया हमने 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने मान लिया 15 मीटर है। तो 10 मीटर चलने में भी 2 सेकेंड लगा मान लो, और 30 मीटर चलने में भी 2 ही सेकेंड लगा, और C से D यानी 15 मीटर चलने में भी 2 ही सेकेंड लगा। तो आपने क्या देखा कि समान समय अंतराल में सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग दूरी कार हमारी ट्रेवल कर रही है, तय कर रही है। तो ऐसी गति को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि जब ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, और जब सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग दूरी तय करे, या इसके उल्टा कह लो, इसके उल्टा कह लो कि सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, जैसे ऊपर वाले फिगर में आप देखो कि सब ने 2-2 सेकेंड हमने लिख रखा है। अगर मान लो 10 मीटर चलने में कहीं 2 सेकेंड, कहीं 1 सेकेंड, कहीं 5 सेकेंड, कहीं 3 सेकेंड ऐसे ले, यानी समान दूरी तय करने में अलग अलग टाइम ले, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बात समझ आई? यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस अगर ट्रेवल करे, या सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में सेम टाइम ले, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है। और अलग अलग दूरी को सेम टाइम इंटरवल में ट्रेवल करे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, असमान गति है।
या सेम डिस्टेंस को अलग अलग टाइम इंटरवल में कवर करे, तो ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस को हम लोग बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, दूरी। डिस्टेंस को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी टाइम इंटरवल में, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल में जितना पाथ लेंथ कवर करता है वो उसकी दूरी कहलाती है। यानी टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम, इन अ गिवन टाइम, किसी न किसी दिए हुए समय में, इन अ गिवन टाइम। ये बात आपको नोट करना है। देखो सारी चीज़ें हमने इसमें नहीं मेंशन किया है, कुछ हमने छोड़ रखा है ताकि हम आपको लिख के समझा सकें। बात समझ में आई? चलो, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, सीखते रहना है, ठीक है ना। तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम इज नोन एज डिस्टेंस, यानी कि दूरी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चा? ये एक अदिश राशि है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। अदिश राशियां जितनी भी होती हैं वो दिशा पर निर्भर नहीं करती हैं, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मान लो कि कार ट्रेवल किया, ए से बी तक आया, ठीक, इस रास्ते से ऐसे गया और घूम के इधर आ गया, तो टोटल पाथ लेंथ हमने नापा। अब मान लो टोटल पाथ लेंथ कितना है, 250 किलोमीटर। तो इस कार द्वारा किसी दिए गए समय में ट्रेवल किया गया दूरी कितना है, 250 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि मान लो कलुआ चला ससुराल। अब कलुआ ससुराल चला कहाँ से, अपने घर से निकल के अपने ससुराल पहुंचा, अपने घर से निकल के अपने ससुराल पहुंचा। और घर से ससुराल पहुंचने में उसे 2 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 2 घंटा लगे। तो 2 घंटे में उसने जितनी पाथ लेंथ कवर की वो उसकी दूरी कहलाएगी। और कितना कवर किया, 250 किलोमीटर। आप याद रखना, 2 घंटे में 250 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज है, तेज गाड़ी चलाना नहीं चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो तेज गाड़ी कोई भी बच्चा लोग नहीं चलाएगा, ठीक है ना। चलो, तो दूरी आपको समझ में आ गया। अब दूरी की अगर यूनिट की बात करें मेरे प्यारे बच्चों कि इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट का मतलब मात्रक। यूनिट का मतलब मात्रक, कि दूरी का मात्रक क्या होता है। तो दूरी का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई, ये हमारा मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वहीं इसका सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट हमारा सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और लंबी दूरियों को हम लोग किलोमीटर में भी नापते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। याद रहेगा, आपने कहा है सर। तो ये सारी वैल्यू छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप लोगों को याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन क्या होता है, अगर एक निश्चित समय में कोई गतिशील ऑब्जेक्ट यानी कि मूविंग बॉडी अपना किसी भी पाथ पर ट्रेवल करके अपने मंजिल तक पहुंच गया, ठीक है ना। घर से निकला मान लो, और अपने वो ऑफिस जाना था किसी इंसान को, या कलुआ ही था, अपने घर से निकला, ठीक है, अपने दफ्तर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, दफ्तर। तो जब वो अपने दफ्तर पहुंच गया मेरे प्यारे बच्चों, तो दफ्तर जाने के ये रास्ता था, इस रास्ते पर वो ट्रेवल करते हुए, इस तरीके से इस रास्ते से ट्रेवल करते हुए वो अपने दफ्तर पहुंचा है। तो घर से दफ्तर के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी उसी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जबकि ये इस रास्ते से कितना दूरी तय किया है, 200 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा दूरी है, ठीक है। घर से दफ्तर के बीच अगर सीधा सीधा फीता लेके नापा जाए तो कितना दूरी निकल रहा है, 20 किलोमीटर मात्र। तो 20 किलोमीटर हमारा विस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज क्या है, इट्स अ शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होगा, उसे हम विस्थापन कहेंगे। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब सदिश राशि है। ये कैसी राशि है बाबू, ये हमारी सदिश राशि है। और इट्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन, और यह दिशा पर निर्भर करता है। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उन सब में डायरेक्शन होता है।
डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट की बात करें, इसकी अगर एसआई यूनिट आपको लिखना हो तो इसका एसआई यूनिट भी आप लिख लीजिए, मीटर ही होता है। इसका एसआई यूनिट भी मीटर होता है। और इसका सीजीएस यूनिट की अगर बात करें तो सीजीएस यूनिट इसका भी सेंटीमीटर होता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आप लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपको लिखना है, जो डिस्टेंस होता है हमारा, डिस्टेंस, ठीक, ये कभी भी जीरो नहीं होता, यानी नेवर जीरो, नेवर बी जीरो, ये नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं होता। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट में और मे बी जीरो, मे नॉट और मे जीरो, ठीक है, मे बी जीरो, मे बी, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। अब बिना रेफरेंस पॉइंट के हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए नंबर लाइन, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है ना गणित में, नंबर सिस्टम में एक ओरिजिन होता है ना, जिसे हम जीरो मानते हैं। अगर मान लीजिए इधर की दूरी को हम लोग कैसे नापते हैं, धनात्मक, और लेफ्ट हैंड के साइड की वैल्यू को कैसे लेते हैं, ऋणात्मक, यानी कि इधर की वैल्यू को हम पॉजिटिव मेजर करते हैं और इधर की वैल्यू को हम लोग नेगेटिव। तो ये जो ओरिजिन है, ये पॉइंट जीरो वाला है, ये रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नहीं कह सकते। जैसे कि यहीं पर मान लेते हैं कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और रेफरेंस पॉइंट के इधर जाएगा तो हम पॉजिटिव लेंगे और इधर जाएगा तो नेगेटिव लेंगे। तो अगर ये इस डायरेक्शन में गया है 20 किलोमीटर दूर, है ना, यहाँ से लेके बी तक पहुँचा और ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ 20 किलोमीटर है, तो ये जो 20 किलोमीटर है ये पॉजिटिव है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझना है। अगर यहीं हम इसको रेफरेंस पॉइंट मानते, इसके रेफरेंस पॉइंट, और इधर की वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते और इसके पीछे की वैल्यू को नेगेटिव लेते और यहाँ से ये वापस जाते, तो जब ये यहाँ से वापस जाते और बी से चल के ए तक आते, तब इनके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते -20 किलोमीटर। माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता, कि मतलब पहले ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में वापस आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना है कि डिस्टेंस हमारा नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपस में संबंध भी होता है, इनके बीच आपस में रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है, आइए बताते हैं हम आपको। आप लोगों को कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है चिंता करने की जरूरत, क्योंकि हम बैठे हैं यहाँ पे। जब हम बैठे हैं तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको केवल वीडियो देखना है, वीडियो देख के एंजॉय करना है, सारा चीज नोट करके रख लेना है। ठीक है ना, जब तक हैं आपके अपने अंसारी सर, तब तक चिंता नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है। डिस्टेंस जो होता है बेटा, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ये खास बात है, ये लिख लेना कि डिस्टेंस जो होगा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। आपने कहा सर आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे सामने स्पीड। स्पीड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल क्या होता है, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। याद रखना है आपको, क्या बोला हमने, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम या इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। इसको मैथमेटिकल सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि v बराबर d अपॉन टी। ठीक है, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। और इस मीटर पर सेकेंड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट है, याद रखना है आपको। ठीक है,
जैसे अगर कहीं स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हो और इसको हमें मीटर पर सेकेंड में लिखना हो, जैसे मान लो दे दिया है n किलोमीटर पर आवर और इस n किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लिखना हो, तो हम इस n में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। वहीं अगर कहीं पर स्पीड हमारा मान लो दिया है m, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, चलो बहुत बढ़िया। अरे देखना पड़ता है ना कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आइए हम यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ नीचे अगर स्पीड हमारा मान लो m मीटर पर सेकेंड दे रखा है, कुछ भी m मीटर पर सेकेंड, और इसको हमें किलोमीटर पर सेकेंड आवर में बदलना हो, तो इस m में हम क्या करेंगे, फिर उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन का रूल है ये आप लोग नोट करके रखेंगे कि अगर कहीं किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उस वैल्यू में 5/18 से गुणा कर देने पर मीटर पर सेकेंड में बदल जाता है। और अगर कहीं मीटर पर सेकेंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से गुणा कर देने पर बदल जाता है। याद रहेगा, याद कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो कहीं स्पीड दिया है मेरे प्यारे बच्चों 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 54 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 तियाँ 54, 3 पचे 15, तो स्पीड ही हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर कहीं स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड दिया है और इसको किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 18/5, 5 से इसको काट देंगे तो आ गया 2, 18 दूना 36, तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? स्पीड जो होता है हमारा ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? याद रखना, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर का मतलब अदिश राशि है। अब हम बात करते हैं एक सवाल, जैसे कि यहाँ पर एक सवाल दिया है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट जानते हो ना, उपग्रह को कहते हैं बेटा। सैटेलाइट किसको कहते हैं? सैटेलाइट हम लोग उपग्रह को कहते हैं। जैसे चंदा मामा जो है हमारे, ये चंदा मामा पृथ्वी के उपग्रह है। चंदा मामा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, इसे आपको याद रखना है। ये एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। अर्थ यानी पृथ्वी का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून, ठीक है ना। तो ये आप समझिएगा। तो एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट of radius 3600 किलोमीटर, कैलकुलेट्स इस स्पीड इफ इट टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ। कि अगर हमारा चंदा मामा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के, क्या पृथ्वी यहाँ पर है, अब ये चंदा मामा है, एक चक्कर लगाने में, जबकि इनके बीच की त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितना है, 36,000 किलोमीटर, ऐसा दिया हुआ है। आपने कहा यस सर। और घूमने में कितना घंटा ले रहा? 24 आवर, 24 घंटा ले रहा। स्पीड बताना है तो हमारा स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वृत्त के परिधि के बराबर। एक चक्कर चलने में पूरा यहाँ से चला है तो ये धीरे धीरे इस पाथ पर ऐसे ऐसे चलते 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 यहाँ तक आया, तो ये पूरा सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और सरकमफेरेंस को हम लोग लिखते हैं 2πr डिवाइडेड बाई टाइम। अब 2π और r की वैल्यू कितनी है? तो r की वैल्यू है 36,000 डिवाइडेड बाई 24। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से काटने पर यह आ जाएगा 12, 12 से इसको काटेंगे तो 12 तियाँ 36, 3000, ठीक है ना। तो स्पीड हमारा कितना आ गया बच्चों? 3000 मल्टीप्लाइड बाई पाई। पाई की वैल्यू सबको पता है कि नहीं पता है? पाई की वैल्यू होती है बच्चों 22/7, या 22/7 को डिवाइड करेंगे तो 3.14 हम लोग लिखते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। बाकी ये डिविजिबल नंबर नहीं है, ये कंटिन्यूअस डिवाइड होता रहता है, ठीक है, इनफाइनाइट तक डिवाइड होगा ये। तो जब इसमें हम 3.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारी आंसर हो जाएगी। कितने डिजिट है? कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है? 2 डिजिट के बाद। तो डेसिमल जब हटाओगे, ये रिमूव करोगे तो 2 जीरो हमारा कट जाएगा। अब 3 से 4 में गुणा करें तो 3 चौका 12, 3 एकम 3 और कैरी 4 और 3 3 9 और 1 जीरो, तो लगभग स्पीड आ जाएगा 9420 किलोमीटर पर घंटा। तो उस सैटेलाइट की स्पीड कितनी होगी? 9420 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आया?
कि नहीं आया। और अगर समझ में आया और ये पूरा आपको चाहिए कंप्लीट लेसन, तो पहले इस वीडियो को प्यार दिखाओ। अगर इस वीडियो को आप प्यार दिखाएंगे तब हम स्पीड के आगे पार्ट 2 लेके आएंगे। तो ये क्या है, ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग इसके फर्दर स्पीड के आगे की बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।